हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 स्टेप्स देखे थे रिसर्च के, है ना। 3 स्टेप्स तक हमने वीडियो को स्टॉप किया था। अब हम 4th स्टेप से इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 स्टेप में हमने देखा था कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लिटरेचर का रिव्यू कैसे करते हैं और फिर हम हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कैसे बनाते हैं। ये सब हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, ठीक है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखो, उसके बाद में इसको देखो, ठीक है। वरना अगर आप एक भी वीडियो को मिस कर दोगे ना बीच में, तो आपको अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी, जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, वो सोचेंगे कि क्या हम रिसर्च जो है वो रिसर्च के डिजाइन से ही शुरू करते हैं क्या, ठीक है। तो हम रिसर्च के डिजाइन से शुरू नहीं करते हैं, शुरू हम प्रॉब्लम से करते हैं। प्रॉब्लम करने के बाद में, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद में लिटरेचर का रिव्यू होता है, फिर हाइपोथेसिस होती है और फिर रिसर्च की डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब वो सब कुछ हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, गैप्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, गैप्स क्या होते हैं, ये सब हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो जो है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सभी जो वीडियोस है ना वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जाके पहले वाली वीडियो देखो, अगर नहीं देखी है तो उसके बाद में आके इस वाली वीडियो को देखना, ठीक है। तो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च डिजाइन से। हमने देख ली थी कि हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, परिकल्पना कैसे बनाते हैं। हमने हमारा टेम्पररी सोल्यूशन बना लिया था कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको हॉर्लिक्स वाला, कि हॉर्लिक्स से बच्चों की ग्रोथ में क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब हमने हमारी हाइपोथेसिस भी बना ली। अब हम बनाते हैं रिसर्च की डिजाइन। डिजाइन क्या होती है? प्लानिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि रिसर्च करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे कि भाई मैं रिसर्च करूंगी कैसे, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगी, फिर क्या करूंगी, फिर क्या करूंगी। हर चीज के लिए मेरे को पहले प्लान करना पड़ेगा, पहले योजना बनानी पड़ेगी, उसके बाद में जाके उस योजना के अकॉर्डिंग मेरे को अपनी रिसर्च करनी होगी, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक होती है। हमने पढ़ा था रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होती है, ठीक है। हमको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से बढ़ते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है रिसर्च के अंदर। तो हमको सबसे पहले उस स्टेप पे जाने के लिए हमको पहले उन स्टेप्स को प्रिपेयर करना होगा, उनकी प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। तो प्लानिंग हम कब करेंगे? रिसर्च की डिजाइन के अंदर, ठीक है। रिसर्च डिजाइन एक्चुअली प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ टू कंडक्ट रिसर्च यूजिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। कि आप एक पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करके आप रिसर्च कैसे करोगे, उसकी एक पूरा जो प्रोसेस होता है, एक पूरा तरीका जो होता है, वो होता है आपका रिसर्च का डिजाइन, यानी कि आपकी प्लानिंग, ठीक है। रिसर्च डिजाइन का सिंपल मतलब है आपकी प्लानिंग करना, ठीक है। नाउ रिसर्च डिजाइन में डिसीजंस हैपन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब रिसर्च डिजाइन में हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं रिसर्च को करने के लिए, उसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हिंदी में बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको अनुसंधान की डिजाइन, 4th स्टेप है हमारा अनुसंधान की डिजाइन करना, ठीक है। अब अनुसंधान की डिजाइन करते टाइम पे हमको किन बातों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहला है अध्ययन किस बारे में है, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। फिर है कि अध्ययन क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर है अध्ययन कहाँ आयोजित किया जाएगा, रिसर्च जो हम करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर है किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर है आवश्यकता डेटा कहाँ पाया जाएगा, मतलब हम कहाँ से ढूंढेंगे उस डेटा को, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फिर है अध्ययन में कितनी अवधि शामिल होगी, ठीक है। फिर है नमूना डिजाइन क्या होगा, मतलब जो हम सैंपल्स चूज करेंगे वो कैसे चूज करेंगे। फिर है डेटा संग्रह की किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, यानी कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर है डेटा का विश्लेषण कैसे करेंगे, यानी कि एनालाइज कैसे करेंगे अब हम डेटा को। और फिर है रिपोर्ट किस शैली में तैयार की जाएगी, यानी कि रिसर्च की रिपोर्ट लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती है, यानी कि अलग अलग स्टाइल्स होती है, तो किस स्टाइल के अंदर हम रिपोर्ट को लिखेंगे। इन सभी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अपनी प्लानिंग में बताना होता है, यानी कि आपकी जो 3rd स्टेप है आपका अनुसंधान डिजाइन वाला, उसके अंदर आपको इन सभी बातों के बारे में बताना होता है कि व्हाट इज द स्टडी अबाउट, why is study being made, where will the study be conducted, कहाँ जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, हमको डेटा कहाँ से मिलेगा, हम सैंपल्स कैसे चूज करेंगे, कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे हम सैंपल को चूज करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए।
डेटा को फिर हम एनालाइज कैसे करेंगे, हम रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको हमारी रिसर्च की डिजाइन में बताने पड़ते हैं कि भाई मैं यहाँ से डेटा चूज करूंगा, यहाँ से ये करूंगा, यहाँ से कलेक्ट करूंगा सैंपल्स को, इस मेथड का यूज करूंगा, ऐसे एनालाइज करूंगा, ऐसे रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग, कि आप रिसर्च कैसे करने वाले हो उसकी पहले से प्लानिंग करना। ठीक है, अब आपकी जो प्लानिंग है उनको 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि डिजाइन जो है आपकी रिसर्च डिजाइन कैन स्प्लिट इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। आपकी रिसर्च डिजाइन जो है वो 4 भागों में स्प्लिट करी गई है, यानी कि 4 भागों में बांटी गई है। सबसे पहला है आपका सैम्पलिंग डिजाइन, फिर है आपका ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, फिर है आपका स्टैटिस्टिकल डिजाइन और फिर है आपका ऑपरेशनल डिजाइन। अब ये डिजाइंस क्या होती है, तो सैम्पलिंग डिजाइन में हम क्या करते हैं, व्हाट शुड बी सैंपल और व्हाट मेथड यूज टू कलेक्ट सैंपल। सैम्पलिंग डिजाइन में हम देखेंगे कि हम सैंपल्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे चूज करेंगे और किस तरीके से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सैंपल को कलेक्ट करने के आपके कुछ मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, इसको हम आगे वाली क्लास में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि सैंपलिंग डिजाइन के अंदर हम सैंपल्स कैसे कलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम डिजाइन बनाते हैं, उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, कि डिसाइड हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट डेटा, कि अब मैं डेटा को कैसे कलेक्ट करूंगी। ठीक है, अब सैंपल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताए थे, सैंपल और डेटा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेटा और सैंपल होता क्या है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि सैंपल क्या होते हैं, आपके ऐसे नमूने जिसपे आप रिसर्च करोगे। आपकी एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है सैंपल। पॉपुलेशन जो कि आपकी पूरी जनसंख्या है, तो आप पूरी आबादी पे तो अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ नमूने चूज करने पड़ते हैं, कुछ सैंपल चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, उन सैंपल को आप कैसे सिलेक्ट करोगे उसकी प्लानिंग करते हो आप सैंपलिंग डिजाइन में। ठीक है, अब डेटा क्या है, डेटा है जो आपने सैंपल चूज किया है ना, कुछ आपने नमूने चूज किए हैं कि भाई मैं 100 लोगों की आबादी है, मतलब 100 छोटा नंबर बता रही हूँ, मान लो मिलियन बिलियन बहुत करोड़ों लोग हैं। ठीक है, उन करोड़ों लोगों में से आप करोड़ों लोगों पे तो अब रिसर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप चूज करोगे कि भाई मेरे को ये 100 लोग मैंने चूज किए, ये मैंने नमूने बनाए मेरे 100। ठीक है, अब इन 100 लोगों पे मेरे को रिसर्च करनी है, तो वो हो गए आपके सैंपल्स। ठीक है, अब उन 100 लोगों के बारे में आप जानकारी जो एकत्र करोगे वो होगा आपका डेटा। ठीक है, तो सैंपलिंग डिजाइन में आप क्या करते हो, सैंपल्स कैसे चूज करोगे, किस मेथड से चूज करोगे उसकी प्लानिंग करोगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में आप क्या करते हो, अब आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे उसके बारे में प्लानिंग करोगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन में क्या होगा, हाउ इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड इज टू बी एनालाइज्ड एंड व्हिच टेस्ट इज यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी कि अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, तो स्टैटिस्टिकल डिजाइन में अब आप क्या करोगे, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है ना, उस डेटा को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करोगे, डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, उसकी प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस बनाई थी ना 3rd वाले स्टेप में, अब उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो उसको टेस्ट कैसे करोगे, डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, उसके बारे में प्लानिंग बनाते हो आप स्टैटिस्टिकल डिजाइन के अंदर। ठीक है, और फिर अगली है आपकी ऑपरेशनल डिजाइन, यानी कि डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ रिसर्च, कि अब आप सैंपल कैसे, अब आपने जो सैंपल बनाया है, जो आपने डेटा को कलेक्ट करोगे, जो आप हाइपोथेसिस की टेस्ट करोगे, ये सब कुछ आप किस सीक्वेंस में करोगे, किस प्रोसेस में करोगे, उस पूरी रिसर्च की प्लानिंग करते हो आप अपने ऑपरेशनल डिजाइन में। ये 4 तरीके की होती है आपके अनुसंधान की डिजाइन। यानी कि सबसे पहला है आपका सैंपलिंग डिजाइन, कि आप सैंपल को कैसे चूज करोगे, सैंपल के बारे में डिजाइन बनाते हो। ठीक है, अगला है आपका ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे उसके बारे में प्लानिंग करोगे। ठीक है, अगला है आपका स्टैटिस्टिकल डिजाइन, कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज कैसे करोगे और जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करोगे उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे। और फिर नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल डिजाइन, जिसमें आप अपनी पूरी रिसर्च को कैसे करोगे। अब इन सभी चीजों को कैसे करोगे भाई, सबसे पहले सैंपल चूज करोगे, डेटा चूज करोगे, या फिर डेटा कलेक्ट करोगे, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करोगे, पहले हाइपोथेसिस को बनाओगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे। जो भी आपको करना है वो आप किस सीक्वेंस में करोगे। ठीक है, अपनी पूरी रिसर्च का जो डिजाइन बनाओगे, पूरी रिसर्च प्रोसेस का जो भी आप प्लानिंग बनाओगे वो बनाओगे अपनी ऑपरेशनल डिजाइन में। तो ये 4 तरीके की होती है आपकी रिसर्च की डिजाइन। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी आप रिसर्च करने वाले हो वो कैसे करोगे उसके बारे में डिजाइन बनाते हो, उसके बारे में प्लानिंग करते हो। ठीक है, रिसर्च डिजाइन को
ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हिंदी में बता देती हूँ एक बार। अनुसंधान की डिजाइन के 4 भाग में हमने जो विभाजित किया था वो कौन से भाग है? सबसे पहला आपका नमूना डिजाइन, ठीक है, जिसमें आप नमूने चूज करते हो, कैसे चूज करोगे उसकी प्लानिंग करोगे। फिर है आपका अवलोकन डिजाइन, ठीक है, यानी कि डेटा कैसे कलेक्ट करोगे आप, उसकी प्लानिंग करोगे। फिर है आपका सांख्यिकीय डिजाइन, यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको कैसे आप एनालाइज करोगे और कैसे अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे, उसके बारे में प्लानिंग करते हो। और फिर आपका ऑपरेशनल डिजाइन, जिसके अंदर आपने जो सभी नमूने हैं, जो भी आपने अपने अवलोकन की विधियां हैं, जो भी कुछ आपने प्लानिंग करी है अपने रिसर्च को लेकर, वो आप प्लानिंग को कैसे करोगे उसके लिए भी एक प्लानिंग करोगे अपने ऑपरेशनल डिजाइन के अंदर। ठीक है, यानी कि जो इस तकनीक से संबंधित है, जिसके द्वारा नमूनाकरण, सांख्यिकीय और अवलोकन संबंधी डिजाइन में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकता है। यानी कि अब इन आप नमूने जो भी कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे, ये सब कुछ किस सीक्वेंस में करोगे, वो होता है आपका ऑपरेशनल डिजाइन। ठीक है, तो ये थी आपकी रिसर्च डिजाइन, आप कैसे बनाते हो, क्या क्या आता है उसके अंदर। ठीक है, अब होते हैं आपके कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी कि रिसर्च डिजाइन के कुछ प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान की डिजाइन, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इट इज डन व्हेन टॉपिक इज न्यू एंड व्हेन वी डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, यानी कि यह तब किया जाता है जब विषय नया होता है और जब हमें विषय के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन में सबसे पहली रिसर्च डिजाइन है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, यानी कि अन्वेषणात्मक रिसर्च डिजाइन। अब ये क्या होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन? आपको कुछ किसी नए टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, ऐसा नया टॉपिक जो आज तक मतलब है ना अभी तक था ही नहीं दुनिया के अंदर, नया जो है वो नया टॉपिक जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, उस नए टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज करोगे, यानी कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान की डिजाइन का यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका लिखा है कोरोना जो आया था, तो कोरोना पहले से थोड़ी ना था हमारे देश दुनिया में। कोरोना जब आया तो वो उस टाइम के लिए हमारे पास में क्या था, एक नया टॉपिक था। अभी तो जैसे हमको पता है कि भाई कोरोना है हमारे पास में, ठीक है, कोरोना आया था, ठीक है, लेकिन जब आया था उस टाइम पे हमको थोड़ी ना पता था कि कोरोना क्या है, क्या बीमारी है, क्या चीज है, कहाँ से आया है, क्यों आया है ना। उस टाइम पे वो हमारे लिए नया टॉपिक था। ठीक है, तो उस कोरोना के बारे में हमने क्या करी, रिसर्च करी। तो कौन सी रिसर्च करी होगी? हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी होगी। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी नए टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं तो वो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं। तो जैसे कि कोरोना आया था तो उस पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हुई थी। ठीक है, किसी भी नए टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, यानी कि अन्वेषणात्मक रिसर्च करेंगे। सिंपल सी बात है। अगला है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्णनात्मक और नैदानिक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक को देखते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देखते हैं। व्हेन यू जस्ट वांट टू डिस्क्राइब अबाउट योर टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जिसमें आपको सिर्फ अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्णनात्मक, यानी कि सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में आपको वर्णन करना है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है। तो वो रिसर्च होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसके अंदर आप कुछ खोज नहीं करते हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या कर रहे थे, कोरोना आया था तो कोरोना क्या है, क्यों है, कैसी बीमारी है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, कोई नई चीज आई थी, उस नई चीज के बारे में हमने खोज करी थी, वो थी हमारी एक्सप्लोरेटरी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, कुछ खोज नहीं करते, जो चीज है, जो विषय है, उसके बारे में जब बस जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको एज इट इज उठा के अपनी रिसर्च के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, कोई नई जानकारी जिसमें हम प्राप्त नहीं करते हैं, कोई भी नई नॉलेज को फाइंड नहीं करते हैं, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक रिसर्च। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया है आपका सेंसस का। सेंसस का कैसे आपकी जनगणना होती है, तो जनगणना में हम क्या कुछ नई चीज को डेवलप करते हैं क्या? नहीं करते। उसके अंदर हम क्या करते हैं, बस हर एक के घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, कितने साल के लोग हैं, क्या क्या करते हो, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, इन सब के बारे में पूछते हैं। और बस जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद में जो भी हमको डेटा मिलता है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसको एज इट इज जाके हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, जिसमें हम किसी विषय के ऊपर डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर एज इट इज जाके उसको सिर्फ सिंपली लिख देते हैं। ठीक है,
अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेना है कि हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड या फिर हाउ मेनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी भी नई चीज की खोज नहीं करते हैं। ठीक है, जो चीज जैसी है उसके बारे में सिर्फ जो भी हमको कुछ पता है उसको लिख देते हैं और बस काम खत्म। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को देखना है कि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है, अब क्यों काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, ठीक है, इन सबको नहीं देखना है। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करूंगी। ठीक है, या फिर मेरे को देखना है कि कितने लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं कितने लोग। अब क्यों पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, क्यों वो है ना क्या बोलते हैं उनको है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो पुअर है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करूंगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें मेरे को चीज को एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, दूसरी है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च यानी कि नैदानिक अनुसंधान डिजाइन। अब डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड रीजन। जब आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर इस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है वो आपको नहीं पता है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, तब हम डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज करते हैं। अब डायग्नोस्टिक से नाम से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी शायद याद आ रहा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने इवैल्यूएशन में करा था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, क्या बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है चीज को समझने में, क्यों समझ नहीं पा रहा है, उसको जानते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब मैंने बताया था वहां पे कि डायग्नोस्टिक का मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम मतलब होगा। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का भी सेम मतलब है, डायग्नोस्टिक का मतलब है आपकी प्रॉब्लम। तो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, समस्या फाइंड आउट करनी होती है, तब आप अपनी डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज करते हो, यानी कि नैदानिक अनुसंधान डिजाइन का यूज करते हो। ठीक है, तो वर्णनात्मक शोध क्या है, जब आप केवल अपने विषय के बारे में वर्णन करना चाहते हो। ठीक है, और डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, जब आप समस्या और कारण के बारे में नहीं जानते हो, आपको जानना है कि भाई समस्या क्या है इसके पीछे का, कारण क्या है इसके पीछे का, तब हम करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास में जाओगे, उसको बोलोगे मेरा पेट दुख रहा है या मेरा ऐसे कुछ मेरे को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को जानना होगा कि भाई इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों ये बीमार हो रहा है। ठीक है, तो वो पहले आपको बोलता है जाओ जाके डायग्नोज करा के आओ। ठीक है, तो डायग्नोज में क्या पता चलेगा, आपकी समस्या पता चलेगी, आपकी प्रॉब्लम पता चलेगी कि भाई इसकी बीमारी क्या है ना। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में हमको अगर प्रॉब्लम को जानना होता है तो हम डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। ठीक है, तीसरी है आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाई, यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान, जिसमें हम व्हाई एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि क्यों एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी चीज हो रही है तो ऐसी चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, अगर हमको क्यों जानना होता है, क्यों जो क्वेश्चन है, व्हाई जो क्वेश्चन है उसका आंसर जानना होता है, तब हम करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या किया था, हमको देखना था कि मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, और सपोज दो कंपनियां हैं, ए कंपनी और बी कंपनी। ठीक है, ए और बी दो कंपनी है, ए कंपनी जो है वो मेरी कंपनी है, तो मेरे को देखना है कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और बी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। तो मैंने देखा कि मेरी कंपनी में सिर्फ 9 लोग ही काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चला, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करी मैंने, जाके देखा कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया भाई मेरी कंपनी में 9 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और बी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, बी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि मेरे को सिर्फ इतना सा देखना था कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो मैंने बता दिया अपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करके कि भाई आपकी कंपनी में सिर्फ 9-10 लोग ही काम करते हैं, लेकिन जो बी वाली कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब मेरे को इसके पीछे का अगर कारण जानना है कि भाई ऐसा क्या कारण है जो मेरी कंपनी में तो लोग कम काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कंपनी में लोग जो है वो ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है।
अगर वो कारण जानना है मेरे को, तब मैं करूंगी अपनी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कि व्याख्यात्मक रिसर्च। अब हो सकता है कि कारण हो कि भाई मैं है ना कंपनी में जो मेरे वर्कर्स हैं उनको कम पैसे दे रही हूँ, सैलरी कम दे रही हूँ, ठीक है, या फिर उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, और जो दूसरी कंपनी वाला है वो उनको सैलरी भी ज्यादा दे रहा है, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, उनको उनसे अच्छे से ना बिहेव कर रहा है। तो ये सब मेरे कारण हो सकते हैं कि मेरी कंपनी में जो लोग हैं वो है ना कम काम करते हैं और दूसरे की कंपनी में लोग ज्यादा काम करते हैं। तो मेरे को अगर भाई किसी चीज के पीछे का कारण जानना होता है कि भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, ये था हमारा रिसर्च डिजाइन का स्टेप, जिसमें हमने क्या करा, सबसे पहले रिसर्च डिजाइन बनाई। रिसर्च डिजाइन में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने देखे। फिर रिसर्च जो डिजाइन है वो 4 भागों में हमने देखी थी बटी हुई है। ठीक है, कौन कौन से 4 भागों में बटी हुई है? सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशनल डिजाइन। ठीक है, सैम्पलिंग डिजाइन में सैंपल कैसे बनाते हैं उसकी प्लानिंग करेंगे। ऑब्जर्वेशन में कहना डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। स्टैटिस्टिकल डिजाइन में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग होती है। और ऑपरेशनल डिजाइन में ये सब कुछ हम काम कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी, जिसमें हमको किसी नए टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करना होता है। किसी नए टॉपिक के ऊपर अगर हमको रिसर्च करनी होती है तो हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, जैसे कि मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया था। फिर हमने देखी थी डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? आपकी वर्णनात्मक रिसर्च, जिसमें आपको सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में वर्णन करना है, सिर्फ एज इट इज डिस्क्राइब करना है, कोई नई चीज को खोज नहीं करना है, तो वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च, आपको अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम जाननी कि भाई इसके पीछे क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है, तो वो होती है आपकी डायग्नोस्टिक। और एक्सप्लेनेटरी, आप वाई को क्वेश्चन करते हो, जानते हो व्याख्यात्मक अनुसंधान में कि भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो होती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, अब अगला है हमारा 5th स्टेप। अभी तक हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने रिसर्च लिटरेचर का रिव्यू कर लिया, तीसरे में हमने हाइपोथेसिस बना ली, चौथे में हमने क्या करा, रिसर्च की डिजाइन बना ली। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हमारा 5th स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी रियल जो रिसर्च है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब 5th स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें आप ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, दिस एंटेल्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ओन ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवीनिंग द रेस्पोंडेंट। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड रिलेट्स टू द करंट हैपनिंग. This method is very expensive and the information gathered in such a manner is limited. This method is not suitable for research where large samples are required as in the case with क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो भी रिसर्चर है वो अपने जो भी रेस्पोंडेंट है यानी कि जो भी उसके लोग हैं जिससे वो रिसर्च के बारे में सवाल जवाब करना चाहता है उनके पास में जाएगा और उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो बड़े बड़े सैंपल्स है ना, ज़्यादा मात्रा में सैंपल्स हैं, उस रिसर्च में हम जो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है उसको यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि किसी रिसर्च में अगर काफ़ी सारे सैंपल्स हैं तो उस टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगर कम सैंपल है मेरी रिसर्च में, मान लो मेरे को किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो उसमें सिर्फ 10 लोग ही है, ठीक है, तो मेरे सिर्फ 10 ही सैंपल है, तो मैं 10 लोगों को तो जाके ऑब्जर्व कर सकती हूँ। लेकिन मेरे को कोई ऐसा रिसर्च करना है, कोई ऐसा टॉपिक पे रिसर्च करना है जिसमें मेरा जो सैंपल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 100-200 लोग हैं मेरी सैंपल में, तो मैं 100-200 लोगों को जाके एक को जाके थोड़ी ना ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो इसलिए बोला है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है, लार्ज साइज है आपका सैंपल का, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप प्लान करके जा सकते हो और फिर प्लानिंग के बाद में आप अपने रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी कि मुझे अगर किसी से सवाल जवाब करना है तो मैं अपने क्वेश्चंस को पहले घर से ही प्लान करके जा सकती हूँ, है ना, कि मेरे को पहले ये सवाल पूछना है, फिर ये सवाल पूछना है, फिर ये सवाल पूछना है। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें अनप्लान्ड
मैं जो भी अपने क्वेश्चंस होते हैं वो पूछती हूँ और अनप्लान तरीके से अपने रिस्पोंडेंट से सवाल जवाब करती हूँ। प्लान्ड में आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम प्लान्ड ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के मेथड को यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम प्लान्ड ऑब्जर्वेशन का यानी कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमको अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन का यूज करना होता है। ठीक है, अनप्लान्ड क्या है, जिसमें मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि वहां पे जाने के बाद में मैं कैसे सवाल पूछूंगी। जो मैं सवाल पूछूंगी फिर रिस्पोंडेंट जो जवाब देगा उसके जवाब के अनुसार मेरा अगला सवाल होगा। ठीक है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेंसस का यानी कि जनगणना का। तो जनगणना में क्या करते हैं, एक एक के घर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन सी एज के लोग रहते हैं आपकी फैमिली में, है ना, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बच्चे कितने हैं, कितने विमेन्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल्स हैं। बस मैं घर से प्रिपेयर करके चली गई कि मेरे को ये पूछना है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने उम्र के लोग रहते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं। ठीक है, मेरे को ये 4 सवाल पूछने हैं अपने रिस्पोंडेंट से। तो मैं पहले से ही प्लानिंग करके चली गई, उनके घर पे जाके मैंने इस 4 सवाल उनसे पूछ लिए और अपने घर पे वापस आ गई। ये होता है मेरा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का यूज किया, यानी कि प्लान तरीके से अपने रिस्पोंडेंट के पास में गई और उनसे सवाल जवाब किए और डेटा को कलेक्ट करके आ गई। ठीक है, अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैं प्लान नहीं कर सकती हूँ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैंने क्या बताया था आपको, एक्सप्लोरेटरी ऐसी रिसर्च होती है जो एक टॉपिक जो है वो नया टॉपिक है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जिस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में मैं पहले से सवाल कैसे बनाऊंगी। मैंने इसमें आपको कोरोना का एग्जाम्पल दिया था, कोविड का एग्जाम्पल दिया था कि कोविड जो आया था वो उस टाइम पे नया टॉपिक था। ठीक है, अभी तो जैसे हम लोगों को पता है कि कोविड क्या है, तो अभी अगर हमको इस पे रिसर्च करनी है तो अभी हम इस पे पहले से प्लानिंग कर सकते हैं कि कोविड के बारे में मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ, ऐसे मैं वैक्सीन से रिलेटेड सवाल पूछ सकती हूँ, कोविड के क्या सिम्टम्स होते हैं इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे जब कोविड आया था नया नया, तब हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या बीमारी है, इसके लिए क्या हम वैक्सीनेशन को यूज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी तो हमको पता है कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो है वो उसका मेन सिम्टम है, लेकिन उस टाइम पे तो हमको उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये भी नहीं पता थे। तो जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है, हम उससे पहले उसके लिए सवाल जवाब कैसे तैयार करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम प्लान तरीके से जाके अपने रिस्पोंडेंट से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, हमको अनप्लान तरीके से उनसे सवाल जवाब करने होते हैं। ठीक है, अब हाँ, आप लेकिन थोड़ा बहुत कुछ प्लान कर सकते हो कि मुझे इतना इतना ये टॉपिक पूछना है, ये टॉपिक पूछना है। ठीक है, अब लेकिन उस एग्जैक्ट टॉपिक में आपको एग्जैक्ट क्या सवाल पूछने हैं वो आप प्लान नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आप अपने रिस्पोंडेंट के पास में जाओगे, उनसे सवाल पूछोगे, फिर उनका जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अगला सवाल होगा, फिर वो जो जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप प्लान नहीं कर सकते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला टाइप है आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हम घर से जाके प्लानिंग कर सकते हैं और अपने जो भी रिस्पोंडेंट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं पहले से, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में हमको नहीं पता है कि जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि वो नया टॉपिक है तो हमको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है। तो जिस टॉपिक के बारे में हमको पता नहीं है तो उससे पहले हम उसके सवाल जवाब कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, रिसर्चर विल पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड देन ऑब्जर्व। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जो रिसर्चर है, जो आदमी रिसर्च कर रहा है, वो खुद जाके पार्टिसिपेट करता है अपने लोगों के साथ में, अपने रिस्पोंडेंट के साथ में, और फिर खुद पार्टिसिपेट करके उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मेरी ए कंपनी है, ठीक है, और मेरी और एक और बी कंपनी है। ठीक है, ए जो कंपनी है वो मेरी कंपनी है, तो मेरे को देखना है कि ए कंपनी में जितने मेरे एम्प्लॉयज हैं वो कम एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन बी कंपनी जो है उसमें एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा काम करते हैं। तो मेरे को ये देखना है कि इस बी कंपनी में ऐसा क्या है जो इसमें एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा काम करते हैं, यानी वर्कर्स जो है वो वहां पे ज्यादा काम करते हैं, मेरी कंपनी में कम वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या रीजन है, मेरे को ये देखना है। तो मैं क्या करूंगी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर, मैं रिसर्चर हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं बी कंपनी के अंदर खुद जाऊंगी। ठीक है, एज अ वर्कर बन के मैं वहां पे जाऊंगी। ठीक है, जो वर्कर लोग काम करते हैं उनके जैसा ही काम करूंगी, उनके जैसा ही बिहेव करूंगी। तो
जो वहां पे जो मालिक है, जो ओनर है उस बी कंपनी के, वो जैसे बाकी सभी वर्कर्स के साथ में बिहेव करते हैं वैसे ही वो मेरे साथ में भी बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं खुद जाके उस बी कंपनी में काम करूंगी, खुद पार्टिसिपेट करूंगी और खुद पार्टिसिपेट करने के बाद में अनुभव करूंगी, एक्चुअल में खुद से अनुभव करूंगी चीजों को। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रिसर्चर खुद जाके पार्टिसिपेट करता है और फिर चीजों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अब पार्टिसिपेंट में रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करेगा, तो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या है, रिसर्चर जो है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस वो जाके दूसरे लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, मैं बी कंपनी में गई, वहां पे जाके मैंने खुद ने काम किया और खुद ने वहां पे जाके अपने आप से अनुभव किया चीजों को, और फिर मेरे को पता चला कि अच्छा यहाँ पे जो ओनर है वो वर्कर से अच्छे से बात करते हैं, उनको उनके फैमिली मेंबर के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनको है ना रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए वहां पे वर्कर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, इसलिए वर्कर्स जो है वो वहां पे ज्यादा काम करते हैं, मेरे यहाँ पे कम वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद जाके पार्टिसिपेट किया और खुद इस चीज के बारे में पता लगाया। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अब पार्टिसिपेंट में रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करेगा, तो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या है, रिसर्चर जो है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस वो जाके दूसरे लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, मैं बी कंपनी में गई, वहां पे जाके मैंने खुद ने काम किया और खुद ने वहां पे जाके अपने आप से अनुभव किया चीजों को, और फिर मेरे को पता चला कि अच्छा यहाँ पे जो ओनर है वो वर्कर से अच्छे से बात करते हैं, उनको उनके फैमिली मेंबर के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनको है ना रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए वहां पे वर्कर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, इसलिए वर्कर्स जो है वो वहां पे ज्यादा काम करते हैं, मेरे यहाँ पे कम वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद जाके पार्टिसिपेट किया और खुद इस चीज के बारे में पता लगाया। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जो रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। अब जैसे कि मैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल दूं, तो अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं ए और बी कंपनी का, तो मैं क्या करूंगी, बी कंपनी में जाके मेरे को सेम देखना है कि भाई वहां पे लोग जो है वो क्यों काम कर रहे हैं ज्यादा, और मेरी जो कंपनी है ए उसमें लोग काम क्यों नहीं करते ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में मैं सिर्फ जाके वहां पे बैठूंगी और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको देखूंगी कि जो उनके मालिक है, जो उनके ओनर है उस कंपनी के, वो उन वर्कर्स के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ वहां पे, मैं खुद वर्कर नहीं बनी हूँ, मैं वहां पे जाके, मैं वहां पे सिर्फ कुर्सी पे बैठी हूँ और कुर्सी पे बैठ के मैं सिर्फ वर्कर्स को और जो भी सिचुएशन हो रही है वहां पे, जैसा भी एनवायरनमेंट चल रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी देख के। ठीक है, तो वो होता है मेरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ बैठ के अपने रिस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। और फिर लास्ट है आपका डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन। डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका हिडन ऑब्जर्वेशन होता है। हिडन ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन पढ़े हमने 4, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़े, इन 4 ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मैं जिन आदमियों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो भी मेरे रेस्पोंडेंट है जिनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनको पता है कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन डिसगाइज ऑब्जर्वेशन ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें मैं जिस आदमी को ऑब्जर्व कर रही हूँ उसको यही नहीं पता है कि वो जो है आदमी वो ऑब्जर्व हो रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के काम करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को देखना है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने घर पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनको बता दूंगी कि आज मैं आपके घर पे आके आपका बिहेवियर चेक करने वाली हूँ, ठीक है, आपको, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं आपका बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करूंगी आपके घर पे आके, तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे वो हकीकत में होंगे उससे बदल के अपना बिहेवियर बदल के और फिर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वो घर पे अगर ज्यादा तेज आवाज में बात करते होंगे, तो जब मैं उनके घर पे जाऊंगी चेक करने के लिए, तो वो पोलाइटली बात करेंगे, सिंसियरिटी से बात करेंगे, है ना, अच्छे से धीमे धीमे बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने उनको बताया कि मैं आपको आके आज ऑब्जर्व करने वाली हूँ, तो उनको बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी कि भाई मैं आज आके उनको ऑब्जर्व करने वाली हूँ और मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए आऊंगी आज, ठीक है, बिना बताए मैं उनके घर पे चली गई, तब उनकी जो रियलिटी होगी वो मेरे सामने तब आएगी। ठीक है, तो यही होता है आपका डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या होता है, हम हिडन तरीके से, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चलता है कि हम उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं, और इस तरीके से उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो हकीकत है वो सामने निकल के आती है।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके 5 ऑब्जर्वेशन के मेथड, जिसमें सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम प्लान करके फिर अपने रिस्पोंडेंट से सवाल जवाब कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें हम अनप्लान्ड तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ में और उस चीज को ऑब्जर्व करता है खुद से। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा है बस बैठ के उन लोगों को देखता है। ठीक है। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसमें आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसको बताते नहीं हो कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। बाकी जितने भी चारों ऊपर वाले जो आपके ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, इन चारों में जो रिस्पोंडेंट है उसको पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपके रिस्पोंडेंट को नहीं पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है। तो ये था आपका पहला ऑब्जर्वेशन, पहला टाइप ऑब्जर्वेशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड द क्वेश्चंस आर प्रो-कंसीव्ड। Here the output also depends upon the ability of the interviewer to a large extent. पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, अब मैं पर्सनली एक एक आदमी के पास में जाके उनसे इंटरव्यू करके भी उनसे बातचीत कर सकती हूँ, है ना। तो ये होता है मेरा पर्सनल इंटरव्यू, कि मेरे को अगर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है और किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है अगर लोगों से, तो मैं पर्सनली उनके घर पे जाऊंगी, ठीक है, और उनसे पर्सनली इंटरव्यू कर लूंगी और उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, अब पर्सनली उनके घर पे जाना अगर मेरे को पॉसिबल नहीं है तो मैं फ़ोन पे भी उनसे इंटरव्यू कर सकती हूँ, यानी कि मैं फ़ोन लगाऊंगी और फ़ोन पे मेरा जो सवाल है वो मैं सामने वाले आदमी से पूछ लूंगी और वो मेरे को फ़ोन पे जवाब दे देगा। ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू जिसमें मैं पर्सनली जाके एक एक आदमी का इंटरव्यू लूंगी। टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें मैं पर्सनली अगर नहीं जा सकती हूँ किसी कारणवश, तो मैं फ़ोन पे भी उनसे सवाल जवाब करके और डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। फिर है फोर्थ आपका क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स में क्या होता है, क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट विद अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग द सेम। ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस सर्वे। अब क्वेश्चनर क्या होता है, जो रिसर्चर है वो कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है, जो उसको अपने रिस्पोंडेंट से पूछने हैं वो कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है और फिर अपने रिस्पोंडेंट्स को क्या करता है, मेल करता है। इसमें लिखा है ना, क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट जो है जिनको वो ऑब्जर्व करना चाहता है, जिनसे वो डेटा को कलेक्ट करना चाहता है, जानकारी को प्राप्त करना चाहता है, उनको क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनको मेल कर देगा और फिर उन क्वेश्चंस का जवाब मेल के अंदर उन रिस्पोंडेंट्स को देना होता है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहला है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन और तीसरा होता है आपका कंबाइंड। ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हेन यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन ओनली। ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपको सिर्फ 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना है। आपकी क्या भावनाएं हैं, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो उसके बारे में, वो सब कुछ नहीं बताना है, सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है। सिंपली हम इसको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और जो रिस्पोंडेंट है उसको उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है। फिर है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, वेयर यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन डिटेल, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसका जो जवाब है वो आपको अपनी लैंग्वेज में डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और कंबाइंड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है। क्लोज एंडेड यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसका आंसर आपको डिटेल में खुद की लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। ठीक है। तो ये 3 तरीके के होते हैं आपके क्वेश्चनर्स। और फिर लास्ट आपका टाइप है डेटा को कलेक्ट करने का, स्केड्यूल्स। ठीक है। स्केड्यूल्स जो है उसमें भी हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, यानी कि क्वेश्चनर्स में भी हम रिस्पोंडेंट से सवाल पूछेंगे और स्केड्यूल में भी हम रिस्पोंडेंट से सवाल पूछते हैं। तो फिर अब अंतर क्या है इन दोनों में। ठीक है।
तो स्केड्यूल्स में होता है आपका न्यूमिरेटर, ठीक है, और क्वेश्चनर में होता है आपका रिसर्चर। अब न्यूमिनेटर और रिसर्चर क्या है? क्वेश्चनर में तो रिसर्चर खुद अब जो अपने सवाल है वो अपने रिस्पोंडेंट से पूछता है, ठीक है। रिसर्चर खुद, जैसे मैं अगर रिसर्चर हूँ, मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, सपोज मैं टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ कि हॉर्लिक्स का क्या असर होता है बच्चों की हाइट पे, ठीक है, इस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं क्वेश्चनर का यूज करूंगी तो मैं खुद, जो भी बच्चे हैं, मेरे को देखना है कि 20 साल के बच्चों तक हॉर्लिक्स का क्या असर होता है उनकी हाइट पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 20 साल के जो भी मेरे बच्चे होंगे जिनको मैंने सैंपल चूज किया होगा, उन बच्चों को मैं खुद ईमेल पे उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ये तो होता है क्वेश्चनर। अब स्केड्यूल क्या होता है, जिसमें एक न्यूमिरेटर होगा, मैंने किसी एक आदमी को हायर किया होगा, ठीक है, वो आदमी जाएगा पर्सनली एक एक बच्चे के पास में और उनसे सवाल जवाब पूछेगा और उनसे सवाल उस पेपर पे लिखवा के और फिर वो आदमी मेरे पास में उन सवाल का जवाब लेकर आएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चनर में रिसर्चर खुद उनसे डायरेक्टली सवाल पूछता है अपने रिस्पोंडेंट से, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर खुद सवाल नहीं पूछता है अपने रिस्पोंडेंट से, वो एक आदमी को हायर करता है जिसको न्यूमिरेटर कहा जाता है, और फिर वो जो हायर वाला आदमी है वो जाके रिस्पोंडेंट्स के पास में जाता है और वो फिर उनसे सवाल पूछता है और उनके जवाब लेकर आता है रिसर्चर के पास में, ठीक है। तो ये थे आपके 5 तरीके जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमने देखा था ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। दूसरा फिर हमने देखा था पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा हमने देखा था टेलीफोनिक इंटरव्यू, फोर्थ देखा था हमने क्वेश्चनर्स, और फिफ्थ देखा हमने स्केड्यूल, ठीक है। अब हिंदी में भी है ये। सबसे पहले हमने देखा था अवलोकन, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। अवलोकन के हमने 5 तरीके देखे थे, जिसमें हमने देखा संरचित करना, ठीक है, और असंरचित करना, यानी कि प्लैंड और अनप्लैंड तरीके से जो हम सवाल पूछते हैं वो। फिर हमने देखा था प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी। फिर हमने देखा था प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी, ठीक है। प्रतिभागी में क्या होता है, जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद पार्टिसिपेट करता है, और गैर प्रतिभागी में रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन बस वो लोगों को ऑब्जर्व करता है। और प्रच्छन्न में क्या होता है, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे छुपाया जाता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने 5 तरीके देखे थे अवलोकन के। फिर हमने दूसरा देखा था व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं जाके, ठीक है, और फिर उनसे सवाल जवाब पूछते हैं। फिर हमने देखा था टेलीफोनिक साक्षात्कार, जिसमें हम अगर पर्सनल इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं किसी का तो हम फोन पे भी उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं फोन पे भी। फिर हमने देखा था फोर्थ प्रश्नावली, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चनर होता है, जिसमें क्वेश्चन की एक लिस्ट होती है जो अपने रिस्पोंडेंट को क्या करी जाती है, मेल करी जाती है। जिसमें हमने देखे थे बंद समाप्त वाले प्रश्नावली, ओपन एंडेड और संयुक्त प्रश्नावली। बंद समाप्त वाली कौन सी, आपकी क्लोज एंडेड है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। ओपन एंडेड प्रश्नावली क्या होती है, एक क्वेश्चन होगा, उसमें जो आपके थॉट्स हैं आपको वो लिखना पड़ेगा डिटेल के अंदर, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होते, आपको अपनी भाषा में अपना जवाब लिखना होता है, ठीक है। और संयुक्त प्रश्नावली, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके बंद समाप्त प्रश्नावली वाले होते हैं, कुछ आपके ओपन एंडेड वाले होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था 5th वाला स्केड्यूल, जिसको अनुसूचियां कहा जाता है, ठीक है। स्केड्यूल में क्या होता है, अब स्केड्यूल और आपका क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली और स्केड्यूल दोनों सेम है। प्रश्नावली में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो रिसर्चर जो है वो खुद सवाल पूछता है अपने रेस्पोंडेंट से, लेकिन स्केड्यूल में क्या होता है, एक प्रगणक होता है, ठीक है। जो मैंने आपको न्यूमिरेटर बताया था उसको हिंदी में प्रगणक बोलते हैं। जो रिसर्चर है वो एक प्रगणक को क्या करेगा, हायर करता है, यानी कि एक आदमी को हायर करता है जिसको प्रगणक बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो जो प्रगणक है वो जाएगा एक एक रिस्पोंडेंट के पास में, एक एक आदमी के पास में, और उनसे क्या करेगा, सवाल जवाब पूछेगा, ठीक है। और फिर उनके जो सवाल है वो लिखित के अंदर प्रगणक लेकर आएगा, यानी कि आपका न्यूमिरेटर लेकर आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 5 तरीके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एकत्र कर सकते हैं। सबसे पहला अवलोकन है, यानी कि ऑब्जर्वेशन वाला। दूसरा आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार और टेलीफोनिक साक्षात्कार, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। तीसरा है आपका प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनर, और फोर्थ है आपका स्केड्यूल, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है सेम स्टेप के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। अभी आपका 5th स्टेप ही चल रहा है। इसमें हमने पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, 5 तरीके होते हैं उसके, मैंने आपको बता दिए वो सभी तरीके। अब हम क्या करेंगे,
वेरिएबल्स को मेजर कैसे करते हैं उनके बारे में देखते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके बारे में भी हम रिसर्च करने वाले हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को रिसर्च करनी है कि हॉर्लिक्स की बच्चों के हॉर्लिक्स जो है उसकी बच्चों की हाइट पे क्या असर पड़ता है हॉर्लिक्स का। ठीक है, तो क्या हो गया, हॉर्लिक्स और बच्चों की हाइट, ये दोनों मेरे क्या हो गए, मेरे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो अब इन वेरिएबल्स को मेजर कैसे करते हैं, उसके आपके 4 स्केल्स है जिसके थ्रू हम इन वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नॉमिनल स्केल है आपकी नेमिंग स्केल। ठीक है, सबसे पहला है आपका नाम मात्र का पैमाना। अब नाम मात्र का पैमाना है यानी कि इसमें सिर्फ नाम दिया हुआ होगा, नाम से समझ में आ रहा है, नाम मात्र का पैमाना। ऐसे पैमाना, ऐसे स्केल जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नेम को मेजर करते हैं, सिर्फ नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आप बताओगे मैं सिटी में रहती हूँ या मैं टाउन में रहती हूँ। ठीक है, या फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके बालों का कलर कौन सा है, तो आप बताओगे मेरे बालों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिर्फ नाम दिया। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था आपने सिर्फ उसका क्या किया, जवाब दिया। और उसका जवाब कैसे दिया, सिर्फ नाम के अंदर आपने उसका जवाब दिया। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आपने बताया मैं सिटी में रहती हूँ, तो सिटी क्या है, नाम ही तो है। अब नाम का ये मतलब नहीं कि किसी आदमी का ही, किसी इंसान का ही नाम हो, यानी कि किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ नाम देते हो आप इसके अंदर, वो होती है आपकी नॉमिनल स्केल। ठीक है, जिसमें आप कोई ऑर्डर नहीं बता रहे हो कि भाई ऑर्डर क्या होता है, पहले रैंक पे जो चीज है वो अच्छी है, दूसरे पे जो चीज है वो खराब है, तीसरे पे जो चीज है वो और खराब है। ठीक है, आप इसमें कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ एक नाम दे रहे हो, किसी चीज को सिर्फ एक नाम दे रहे हो, वो होती है आपकी नॉमिनल स्केल। ठीक है, अब अगली हम करेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि ये है क्या नाम वाली। ठीक है, अगली है आपकी ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्डिनल यानी कि इसमें ऑर्डर्स होंगे, इसमें रैंक होंगे। ठीक है, यानी कि साधारण या रैंकिंग पैमाना, इसको रैंकिंग पैमाना बोलते हैं हिंदी में ऑर्डिनल स्केल को। इसमें आपको आपके रैंक दिए जाते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, रैंक दिए जाते हैं। नॉमिनल स्केल में नाम मात्र का पैमाना था जिसमें सिर्फ नाम दिए जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग का पैमाना जिसमें रैंक दिए जाते हैं। रैंक क्या होता है, ये पहला है तो ये अच्छा है, वो दूसरा है तो वो थोड़ा कम है, वो तीसरा है तो वो उससे भी थोड़ा कम है। ठीक है, तो रैंकिंग स्केल में, रैंकिंग पैमाने में हम रैंक्स देते हैं। अब याद रखना, जो आप अगली स्केल पढ़ोगे, हर एक स्केल की जितनी भी पहले वाली स्केल होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी स्केल में आएगी ही आएगी। मतलब क्या है, नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इसके अंदर हम सिर्फ नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इससे पहले वाली स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी ही होगी इसके अंदर, और इसकी खुद की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इससे पहले वाली स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इसमें नाम दिया जाता है, तो ऑर्डिनल स्केल में नाम भी दिया जाएगा। ठीक है, और नाम के साथ साथ इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी, और खुद की क्या है कि इसके अंदर ऑर्डर्स दिए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर रैंक दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो हम तीसरी करेंगे, तीसरी है आपकी इंटरवल स्केल। ठीक है, इंटरवल पैमाने में क्या होगा, जो ऊपर वाली दोनों स्केल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसके अंदर खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब ऊपर वाली कौन सी स्केल पढ़ी हमने, सबसे पहले पढ़ी हमने नॉमिनल स्केल जिसमें नाम दिया जाता है। ठीक है, दूसरी पढ़ी हमने ऑर्डिनल स्केल जिसमें रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि नाम और ऑर्डर, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी ही होगी इंटरवल स्केल के अंदर, लेकिन उसके अंदर खुद की भी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आप स्केल पढ़ोगे, अगली स्केल के अंदर अपनी पहले वाली स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ठीक है, तो अब आपकी ऑर्डिनल स्केल क्या कहती है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर यानी कि रैंकिंग स्केल के अंदर, रैंकिंग पैमाने में हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं। जैसे कि राम गॉट फर्स्ट रैंक। ठीक है, राम जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया है, तो यहाँ पे नाम भी दिया गया है, फर्स्ट रैंक पे कौन आया है, राम आया है। ठीक है, तो नाम भी है, यानी कि नॉमिनल स्केल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और इसमें खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फर्स्ट रैंक पे आया है, रैंक बताया हुआ है ना, फर्स्ट रैंक पे आया है, यानी कि बाकी बच्चों से आगे है राम। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो तो सीता, वो सेकंड रैंक पे आई है, तो नाम दिया हुआ है सीता, यानी कि पहले वाली स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर कि नाम दिया हुआ है ना सीता, तो सीता एक नाम है, यानी कि जो नॉमिनल स्केल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। और खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर हम रैंक देते हैं, तो रैंक क्या दिया हुआ है, सेकंड रैंक पे है ये। ठीक है,
तो नेमिंग स्केल में यानी कि नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ नाम देते हैं, वहां पे सिर्फ नाम ही था। कैसा नाम था? मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आपने क्या बताया? मैं सिटी में रहती हूँ। अब सिटी में रहती हूँ, या फिर किसने बोला मैं टाउन में रहती हूँ, किसने बोला मैं विलेज में रहती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या बोला? सिर्फ नाम दिए, सिटी, टाउन, विलेज। अब ये थोड़ी ना कि सिटी टाउन से अच्छा है, टाउन सिटी से ज्यादा अच्छा है, विलेज इन दोनों से अच्छा है या इन दोनों से खराब है, कोई ऑर्डर नहीं है इसके अंदर सिर्फ नाम दिए हुए हैं। तो इसलिए इसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ नाम देते हैं, ठीक है। फिर हम आए अगली स्केल पे, जिसमें हम ऑर्डिनल स्केल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रैंकिंग पैमाने के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, पहले वाली स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी और खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। पहले वाली स्केल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि उसके अंदर नाम दिए जाते हैं, तो इसके अंदर नाम भी है और रैंक भी है। नाम के साथ साथ एक ऑर्डर भी है, एक नेम भी, एक रैंक भी है, ठीक है। जैसे कि राम गॉट फर्स्ट रैंक, तो नाम भी है राम, ठीक है, और राम जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया है, यानी कि इसके अंदर रैंक भी है और इसके अंदर नाम भी है, दोनों ही है, ठीक है। फिर अगली जो स्केल है वो है आपकी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में यानी कि अंतराल पैमाना, ठीक है। अब इसके अंदर पहले वाली दोनों स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी और खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। पहले वाली दोनों कौन सी पढ़ी हमने? नेम, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। यानी कि नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, और खुद की इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ऑर्डर है उसके बीच में जो गैप है वो फिक्स्ड गैप होता है। इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो बीच का इंटरवल होता है, जो गैप होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे ऑर्डिनल स्केल हमने पढ़ी जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, उसके अंदर गैप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला राम जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया है, सीता जो है वो सेकंड रैंक पे आई है, ठीक है। हाँ, राम फर्स्ट पे आया है, इसका ये मतलब है कि राम सीता से अच्छा है, ठीक है। सीता सेकंड पे आई है, इसका मतलब है जो सीता से कम बच्चे हैं उनसे सीता आगे है, लेकिन राम से पीछे है, ये तो इसका मतलब है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि राम जितने नंबर राम को मिले हैं उतने ही नंबर सीता को भी मिले हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं थर्ड बात करूं कि राम फर्स्ट रैंक पे आया है, सीता सेकंड रैंक पे आई है और सुमन जो है वो थर्ड रैंक पे आई है, ठीक है। तो अब इसका ये तो मतलब नहीं है कि राम और सीता के बीच में जितने नंबर का फासला है उतना ही सीता और सुमन के बीच में भी होगा, ये तो मतलब नहीं है ना। हो सकता है कि राम के अगर 90% आए हैं इसलिए राम फर्स्ट रैंक पे आया है, हो सकता है सीता के 89% आए हैं इसलिए सीता जो है वो सेकंड रैंक पे आई है, ठीक है। और फिर हो सकता है कि सुमन के 60% ही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है पहले राम के आए 90%, फिर सीता के आए 89% और फिर सुमन के आए 60%। क्या कोई फिक्स इंटरवल है क्या 90, 89 और 60 के बीच में? यानी कि समान गैप दिख रहा है क्या आपको? नहीं है ना, किसी में 1 नंबर का गैप है, किसी में ज्यादा नंबर का गैप है, ठीक है। लेकिन इंटरवल स्केल में ये जो गैप होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स्ड कैसे होता है? एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपसे पूछा हाउ मच यू लाइक माई क्लासेस, यानी कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कितनी अच्छी लग रही है। उसमें मैंने आपको दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैंने आपको 5 स्टार्स दिए, 1 स्टार, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मैंने आपको 5 स्टार दिए। तो इनके बीच का गैप दिख रहा है आपको कितना है? सेम है इनके बीच का गैप, 1-1 का अंतर है पांचों के बीच में, ठीक है। तो जहां पे सभी के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल होता है वो है आपका इंटरवल स्केल, उसको बोलते हैं इंटरवल स्केल यानी कि अंतराल पैमाना, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में खुद की तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर फिक्स्ड इंटरवल होता है, ठीक है। और ऊपर वाली दोनों स्केल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर नाम भी है, इसके अंदर ऑर्डर्स भी है और खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके जो नंबर्स हैं उनके बीच में क्या है? फिक्स्ड इंटरवल भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे नाम कहाँ है और ऑर्डर कहाँ है, ठीक है। तो मैंने बोला 1, 2, 3, 4 क्या है? ये नाम ही तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम ही तो है, ठीक है। और ऑर्डर कैसे है? ऑर्डर भी तो दिया मैंने आपको 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 2 से पहले है, 2 3 से पहले है, 5 जो है इन चारों के बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक भी है, ठीक है, कि 1 जो है वो इन पांचों से पहले है। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको कि आप लोगों को मेरी क्लास कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। उसमें मैंने आपके लिए ऐसे 5 स्टार बनाए थे, ठीक है। अब किसी ने अगर मेरे को 5 स्टार में से 2 स्टार दिए होंगे, ठीक है,
किसी ने मेरे को 5 स्टार में से 4 स्टार दिए होंगे और किसी ने मेरे को 5 में से 5 के 5 स्टार्स दिए होंगे, ठीक है। तो अब जिसने मेरे को 2 स्टार दिए, इसका मतलब क्या है, उसको मेरी क्लास कम अच्छी लग रही है, रैंक है। जिसने मेरे को 4 स्टार दिए, उसका क्या मतलब है कि उसको मेरी क्लास जो है वो 2 स्टार वाले आदमी से ज्यादा अच्छी लग रही है, तो रैंक है। जिसने मेरे को पूरे 5 स्टार दिए होंगे, उसका क्या मतलब है कि इसको पहले वाले दोनों आदमियों से ज्यादा अच्छी लग रही है मेरी क्लास। तो यानी कि 5 स्टार देने वाला पहले रैंक पे है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरी क्लास, ठीक है। 4 स्टार देने वाला दूसरे रैंक पे है क्योंकि उसको जो जिसने 2 स्टार दिए हैं उससे ज्यादा अच्छी लग रही है, और 2 स्टार देने वाला सबसे कम रैंक पे है, तो रैंक भी है, ठीक है। ऑर्डर्स भी है, ऑर्डर रैंक भी है और नाम भी है। नाम क्या है, 1 2 3 4, ये नाम ही तो है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो क्या है, ये एक पर्टिकुलर नाम है। तो नाम भी है इंटरवल स्केल के अंदर, ऑर्डर्स भी है इंटरवल स्केल के अंदर, और इनके बीच का जो गैप है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में जो गैप है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये होता है आपका इंटरवल स्केल, जिसके अंदर नाम ऑर्डर के साथ साथ खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो आपके नंबर्स हैं उनके बीच में फिक्स्ड इंटरवल होता है। जो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स नहीं, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में फिक्स्ड इंटरवल होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर एक और एग्जांपल लें क्लॉक का, ठीक है, घड़ी का, यानी कि तो घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी में क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब पूरे से 12 तक 12 बजे होते हैं, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में आपने कभी देखा होगा 5 लाइन होती है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में भी 5 लाइन होती है, 3 से 4 के बीच में भी 5 लाइन होती है, जो कि आपके मिनट को बताती है ना। तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो वेरिएबल है उसके बीच में आपके 5-5 लाइन का गैप है, यानी कि गैप जो है वो क्या है, सेम है, गैप जो है वो सिमिलर है, यानी कि इंटरवल जो है वो फिक्स्ड इंटरवल है जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल है। अब यहाँ पे उस क्लॉक के अंदर आपके नाम भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये नाम भी दिया हुआ है और नाम के साथ साथ इसमें ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। ऑर्डर कैसे, 12 के बाद में फिर 1 बजेंगे, 1 के बाद में 2 बजेंगे, उसके भी बाद में 4 बजेंगे, उसके बाद में 6 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक भी है, यहाँ पे नाम भी है, और जो इनके बीच का जो गैप है वो भी फिक्स्ड है, यानी कि ये इंटरवल स्केल का एग्जांपल हो गई आपकी जो क्लॉक है वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले स्केल की तरफ, जो कि है आपका रेशियो स्केल, ठीक है। आपका रेशियो स्केल, रेशियो स्केल जो है इसमें पहले वाली तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, यानी कि नाम होगा, इसमें ऑर्डर्स होगा, और इसके जो वेरिएबल्स के बीच का जो इंटरवल जो है वो भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फिर इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीनिंगफुल 0 पॉइंट, ठीक है। रेशियो स्केल के अंदर मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है, यानी कि 0 का मतलब यहाँ पे 0 ही होता है। लेकिन जो आपकी इंटरवल स्केल है, ठीक है, इसके अंदर 0 का मतलब 0 नहीं होता है। अब आप बोलोगे 0 का मतलब 0 नहीं होता, ये क्या हुआ, ठीक है। इंटरवल स्केल के अंदर कभी भी 0 का मतलब 0 नहीं होता है। जैसे कि हम वापस से क्लॉक वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो क्लॉक में आपके 0 0 0 0 0 बजते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि क्या वहां पे 0 बजने मतलब कुछ टाइम ही नहीं है, बिना टाइम के दुनिया चल रही है, नहीं। 0 0 0 0 का क्या मतलब है, 12 AM हुई है अभी, ठीक है। तो जहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं होता है, 0 का मतलब समथिंग इज देयर, यानी कि कुछ है वहां पे, वो होती है आपकी इंटरवल स्केल, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, तो आपकी 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कोई तापमान ही नहीं है, कोई टेम्परेचर ही नहीं है, नहीं, कुछ टेम्परेचर है वहां पे। जहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, इसका ये मतलब है कि वहां पे कुछ टेम्परेचर तो जरूर है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हुआ आपका, यानी कि 0 का मतलब 0 नहीं है, यहाँ पे 0 का मतलब कुछ तो है वहां पे, ठीक है, कुछ तो है वहां पे, ऐसा टाइप्स वाला नहीं। 0 का मतलब कि समथिंग इज देयर, 0 का मतलब है कि 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब है समथिंग इज देयर, कुछ तो है, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में आपके 0 का मतलब 0 नहीं होता है, याद रख लेना, कुछ तो है, कुछ किसमें है, इंटरवल स्केल के अंदर है।
और कुछ किससे रिलेटेड है, जीरो से रिलेटेड है, कि जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब है समथिंग इज देयर, ठीक है। लेकिन रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर हाइट की, ठीक है, तो कुछ एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी, जिसकी कोई हाइट ही नहीं है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे जीरो हाइट है। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो हाइट है मतलब वहां पे कुछ तो हाइट है, नहीं, जहाँ पे जीरो हाइट है मतलब वहां पे जीरो ही हाइट है, मतलब वहां पे जीरो का मतलब जीरो ही है। जैसे कि मैं बात करूं जीरो हाइट वाली चीज, अगर आपने सेल देखे होंगे तो सेल बहुत ही छोटे छोटे सेल होते हैं जिसकी हाइट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि वहां पे कि उनकी हाइट जो है वो जीरो है, यानी कि वहां पे कुछ हाइट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वेट की, तो अगर हमने देखा कि जीरो वेट है, किसी चीज का जीरो वेट है, यानी कि वेट जो है वो कुछ भी नहीं है, कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे कुछ तो वेट है, नहीं दया कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला टाइप नहीं है। यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो ही है, यानी कि अगर वेट में जीरो आ रहा है मतलब कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि मेरे घर से मेरी स्कूल जो है वो जीरो डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा मतलब मेरे घर से मेरी स्कूल जीरो डिस्टेंस पे है, इसका मतलब कुछ तो डिस्टेंस है, नहीं, जीरो डिस्टेंस पे है मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, इतनी करीब है कि हम डिस्टेंस ही मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है, लेकिन इंटरवल स्केल में जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है कि समथिंग इज देयर, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 स्केल्स जिसके थ्रू हम हमारे वेरिएबल्स को मेजर कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी हमारी नॉमिनल स्केल, जिसमें क्या होती है, जिसमें नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है, सिंपल नाम होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई वेरिएबल्स के बीच में फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, सिर्फ नाम होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ी हमारी ऑर्डिनल स्केल, यानी कि रैंकिंग पैमाना, जिसमें क्या होता है नाम के साथ साथ रैंक भी होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ी हमारी इंटरवल स्केल, जिसमें हमने देखा अंतराल पैमाना। इंटरवल स्केल में क्या होता है, नाम भी है, ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन इसके खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी वेरिएबल्स है उनके बीच का जो गैप है वो फिक्स्ड गैप है, वो एक फिक्स्ड इंटरवल है। और हमने इसमें एक और चीज देखी कि इसमें मीनिंगलेस जीरो पॉइंट होता है। मीनिंगलेस जीरो पॉइंट मतलब जीरो मीन्स समथिंग, मतलब जीरो का मतलब कुछ होता है यहाँ पे इंटरवल स्केल के अंदर, ठीक है। फिर फोर्थ हमने देखी थी रेशियो स्केल, जिसमें नेम्स भी होते हैं, ऑर्डर्स भी होते हैं, इंटरवल भी होती है, लेकिन यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मीनिंगफुल जीरो पॉइंट होता है, ठीक है। इंटरवल स्केल में तो मीनिंगलेस जीरो पॉइंट होता है, लेकिन रेशियो स्केल में मीनिंगफुल जीरो पॉइंट होता है, यानी कि रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये 4 स्केल्स थे जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को मेजर कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हो गई हमारा 5th पॉइंट भी कंप्लीट, 5th स्टेप जो है हमारी रिसर्च का वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है, वेरिएबल्स को मेजर भी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी 6th स्टेप पे। 6th स्टेप में है हमारा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। अब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है 6th स्टेप के अंदर, यानी कि अनुसंधान प्रमाण तैयार करना। अनुसंधान प्रमाण तैयार करने का मतलब क्या है, अब आपके द्वारा एकत्र किए गए डेटा के निहितार्थ पर काम करें। आपकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि समस्याएं अभी शुरू हो सकती है। एकत्रित सामग्री के निहितार्थ को स्पष्ट करना मुश्किल से ही आसान है, जबकि अनुसंधान प्रश्नों को स्पष्ट करना संभव है। कुछ जांच कम निर्णायक होती है, इसलिए निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए अपने शोध परिणाम की व्याख्या करें। इसका क्या मतलब बोला है 6th वाले में कि अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, हो सकता है आपने उसमें कुछ गलती करी हो, डेटा आपने कुछ गलत कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उस डेटा की आपने कहीं पे कुछ अगर जानकारी प्रदान करी है तो हो सकता है आपने जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी दे दी हो, ठीक है, कुछ आपकी लिखने में मिस्टेक आ गई है। तो उन सभी जो गलतियां हैं, जितनी भी आपकी एरर्स हैं, उनको हम सुधारते हैं हमारी 6th स्टेप के अंदर,
ठीक है। और जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं हम 6th स्टेप के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हमने टेंटेटिव सोल्यूशन बनाया था ना, उस टेंटेटिव सोल्यूशन को क्या करेंगे हम 6th स्टेप के अंदर उसको हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस यानी कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी क्या वो सही थी हमारी या नहीं थी हमारी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। जी टेस्ट होता है आपका, टी टेस्ट होता है आपका, काई स्क्वायर टेस्ट होता है आपका। इसकी मैं एक सेपरेट क्लास लूंगी अलग से, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे अभी वरना क्लास जो है वो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। एक सेपरेट क्लास लूंगी मैं जिसमें हम बात करेंगे कि जितनी भी हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग स्टाइल्स कितनी है, यानी कि हाइपोथेसिस को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम एक सेपरेट क्लास में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 6th स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो परिकल्पना बनाई थी उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा 7th स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट रिसर्च फाइंडिंग, यानी कि अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। जो भी अब हमने पूरी रिसर्च करी, ठीक है, पूरी रिसर्च करने के बाद में जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें जो जो हमने सारा काम किया है रिसर्च का उसको बताते हैं और उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के बाद में वो रिपोर्ट भी हम प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने, ठीक है। अब हमने रिसर्च करी है तो हमको उनको दिखाना तो होगा ना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च करी है, ये रिसर्च करी है और इसका ये जो मेरा परिणाम आया है, ये मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है। जैसे मैंने रिसर्च करी थी कि हॉर्लिक्स का बच्चों की हाइट पे क्या असर होता है, ठीक है। हमने ये रिसर्च कर ली है ऑलरेडी, है ना। तो अब रिसर्च करी है मैंने तो मैं क्या करूंगी, अब इसकी रिपोर्ट भी तो बनाऊंगी। अब मेरे आंसर ये आया कि नहीं, हॉर्लिक्स का बच्चों की हाइट पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि हाँ रिसर्च की जो हॉर्लिक्स है उसका बच्चों की उसकी बच्चों की हाइट पे उनका असर होता है हॉर्लिक्स का, ठीक है। ये मेरी हाइपोथेसिस थी। मैंने 6th वाले स्टेप में उसको टेस्ट करा, ठीक है। टेस्ट करने से मेरे को पता चला कि नहीं, जो बच्चों की हाइट है उस पे हॉर्लिक्स का असर नहीं होता है, उस पे बच्चों का हार्मोन्स का असर होता है या फिर उनके पेरेंट्स का, उनकी हेरिडिटी का असर होता है, ठीक है। लेकिन हॉर्लिक्स का कोई असर नहीं होता। अब 7th स्टेप में जो भी मेरा रिजल्ट आया था, जो भी मैंने रिसर्च बनाई है उसको क्या करूंगी मैं, उसकी फाइंडिंग्स के बारे में बताऊंगी 7th स्टेप में, ठीक है। तो 7th स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस आउटलाइन इज टू रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि जो भी मेरा रिजल्ट आया है उसको अब मैं क्या करूंगी, प्रिपेयर करूंगी अच्छे से, ठीक है, कि भाई मैंने कैसे रिसर्च करी, क्या करी, और फिर उसको मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सामने प्रेजेंट करूंगी। यानी कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, work out how do they relate to the previous research findings. Usually research report is published as a journal article और book। मतलब ये यही सब लिखा है कि अब मैंने पूरी रिसर्च कर ली, उसके बाद में क्या करूंगी, अपनी यूनिवर्सिटी के सामने उसकी रिपोर्ट को प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो अब रिपोर्ट लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रपोजल के अंदर, रिसर्च के प्रस्ताव में हमने क्या पढ़ा था, कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम उसके उद्देश्य बताते हैं, फिर बताते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट करने वाले हैं हम रिसर्च के टाइम पे, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही रिपोर्ट को लिखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि हम पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं। और जो हम रिसर्च की रिपोर्ट लिखते हैं वो लिखने की जो स्टाइल होती है वो भी डिफरेंट स्टाइल होती है। APA स्टाइल हो गई आपकी, MLA स्टाइल हो गई आपकी, शिकागो स्टाइल हो गई, है ना। डिफरेंट स्टाइल में हम रिसर्च की रिपोर्ट को लिखते हैं, ऐसे सिंपल तरीके से हम रिपोर्ट को नहीं लिख सकते। तो ये जो दोनों ही टॉपिक्स हैं, यानी कि आप रिसर्च में रिपोर्ट कैसे लिखते हो उसके स्टेप्स और लिखने की जो स्टाइल होती है वो, इन दोनों को हम एक सेपरेट क्लास में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या देखना है सेपरेट क्लास में, एक तो 6th वाले स्टेप के बारे में कि हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और 7th वाली टॉपिक में हमको क्या देखना है कि जो रिसर्च है उसकी रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और फिर उनकी लिखने की स्टाइल क्या होती है, शिकागो, MLA और APA स्टाइल होती है। तो ये तीनों स्टाइल क्या होती है इसको हम डिटेल में आगे वाली क्लासेस में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये 7 स्टेप जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्या होता है 7 स्टेप में, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर लिटरेचर की रिव्यू करते हैं, फिर हम परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर रिसर्च की डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद में क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं 5th वाले स्टेप में। फिर 6th में क्या करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बनाई थी उसको टेस्ट करेंगे। और 7th में जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हम 7th स्टेप के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और अपनी यूनिवर्सिटी के सामने प्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो ये थे आपके 7 स्टेप रिसर्च करने के। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसकी जो PDF नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।